बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर चेंजेस एंड कंजर्वेशन लॉज। न्यूक्लियर चेंजेस का मतलब ये है कि हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं और वो कुछ रेडियो एक्टिविटी करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी करने के बाद उनमें चेंज आएगा। तो जो रेडियो एक्टिविटी वो कर रहे हैं इनको हम कह रहे हैं न्यूक्लियर चेंजेस, न्यूक्लियस में जो चेंजेस आ रहे हैं, राइट। और वो जो न्यूक्लियर के चेंजेस हैं वो कुछ कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करते हैं, जिनमें से ज़्यादातर हम जो कंजर्वेशन लॉज लेते हैं वो ये शुरू के 3 लेते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। और अब तक अगर आपने देखा हो जो अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने इन तीनों कंजर्वेशन लॉज को लिया था। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर ए। न्यूक्लियॉन नंबर का मतलब है वही एटॉमिक मास। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने अल्फा डिके और बीटा डिके में देखा था तो इक्वेशन के एक तरफ जितना एटॉमिक मास था, इक्वेशन के दूसरी तरफ भी उतना ही एटॉमिक मास था, मतलब बैलेंस आ रहा था। तो अगर अल्फा डिके के अंदर एटॉमिक मास, अल्फा पार्टिकल का जो एटॉमिक मास है वो 4 है, तो मैंने देखा था y के ऊपर a-4 किया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड के ऊपर जो एटॉमिक मास है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर है, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, मतलब प्रोटॉन की तादाद। तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे प्रोटॉन की तादाद क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर आपको याद हो तो हमने गैमा डीके पढ़ा था, एक्साइटेड स्टेट कितना था, फिर वो ग्राउंड स्टेट के अंदर आया था। तो एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ओके। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि एनर्जी कहीं से पैदा नहीं हो रही है, एनर्जी कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, बल्कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ये कह रहे हैं। इसी तरीके से ये दो इतने वेल नोन नहीं है, इन दो की बातें हम बहुत ही रेयर केसेस के अंदर कर रहे होते हैं, ज़्यादातर इन 3 की बातें करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे कोर्स में ये 2 लिखे हुए हैं, उनको डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसलिए मैंने भी लिख दिए। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है हमारे पास एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो अगर आपको याद हो जब मैं बीटा डीके आपको पढ़ा रहा था तो मैंने न्यूट्रिनो की बात की थी, और मैंने न्यूट्रिनो को बताते हुए एक रीज़न जो पेश किया था वो ये पेश किया था कि वो जो मोमेंटम था, रिक्वाइल मोमेंटम, रिक्वाइल जो था किसका, वो उस पेरेंट न्यूक्लियाई का जो रिक्वाइल था, और वो जो डॉटर न्यूक्लियाई था हमारे पास, उसका जो मोमेंटम था वो कंजर्व नहीं थे। तो उसको हमने बैलेंस करने के लिए वहाँ न्यूट्रिनो को ऐड किया था। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये भी इंक्लूड होता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, that is why there is an angular momentum, and yes, the answer is yes, they are continuous in motion including the spin है। और ये स्पिन की वजह से ही ऐसा होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो कुछ एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट भी करता है अपने आप को, ठीक है। बट दैट इज बेसिकली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इंटरमीडिएट के, उसके ऊपर हम कोई बात करें, उसके ऊपर हम लोग बाज़ औक़ात बात करते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर में याद हो, जब हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हम सीजियम एटॉमिक क्लॉक की बात करते हैं। तो सीजियम जो एटम है उसके सबसे आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। वो एक इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, वो जो आखिरी शेल है वो एनर्जी लेवल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम हाइपरफाइन स्टेट कहते थे। और उन हाइपरफाइन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है, जो कि हमने कहा था कि इतनी ट्रांजिशन हो जाए तो 1 सेकंड गुजर जाता है। सो वो दैट इज बेसिकली द एंगुलर मोमेंटम या स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से होता है हमारे पास। हाँ, हर शेल का एनर्जी लेवल वो स्प्लिट हो जाता है, मजीद स्प्लिट हो जाता है। यानी समझ लें एनर्जी की एक वैल्यू नहीं होती, बल्कि एक एनर्जी की मिनिमम और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक बैंड बन जाता है हमारे पास, ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी एक एनर्जी हो 10, मैं कह रहा हूँ नहीं, एनर्जी 10 नहीं है, एनर्जी 9 से 11 के दरमियान कुछ भी हो सकती है। हाँ, पोजीशन फिक्स नहीं होती, उस हाइपर फाइन स्टेट के अंदर मूव है। और ये जो एनर्जी स्प्लिट कर जाती है किसी एनर्जी लेवल की, वो इन स्पिन की वजह से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस की वजह से, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम इन सबको डिस्कस करने जाएंगे, और इसके बाद जितने भी न्यूक्लियर चेंजेस आप देखेंगे, चाहे हम फिजन फ्यूजन में भी क्यों ना बात करें, इनका हमें ख्याल रखना है वहाँ पे हर सूरत में, ओके। यहाँ तक ये जो कंजर्वेशन जो है ना, इसमें आप लोगों को है कुछ कन्फ्यूजन। कंजर्वेशन का मतलब ये है कि देखिए इस क्लास में इस वक्त हम फर्ज कर लेते हैं 4 बंदे, 5 बंदे लगा लेता हूँ, चलो पहली रो में जो 5 बंदे हैं, और मेरे पास 100 रुपये हैं। मैंने 100 में से हर एक को 20-20 रुपये दे दिए। तो अगर आप कहेंगे कि पहली कंडीशन देखेंगे तो मेरे पास कितने थे, 100 रुपये,
अब आप देखेंगे तो, और पहली कंडीशन है मेरे पास 100 थे तो आप सबके पास कितने थे? 0। और दूसरी कंडीशन में जब आप देखेंगे तो मेरे पास कितने हैं? 0, और तुम सबके मिला के कितने हो गए? 100। इसे कहते हैं कंजर्वेशन, कि एक चीज बाकी रहती है वही दूसरे में तब्दील हो जाती है, वही दूसरों में तब्दील हो जाती है। ये मेरी बात समझे? तो जब हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हमारे कहने का मतलब है कि किसी न्यूक्लियस के पास कोई एनर्जी है और वो एनर्जी कम हो गई, न्यूक्लियस पास एनर्जी थी ज्यादा और वो एनर्जी कम हो गई, तो फिर हम बोलेंगे ना कम तो हुई, तो जो जिस तरह मेरे पास पैसे थे वो कम हो गए, तो कहां गए भाई? सवाल तो ये, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए थे और मेरे पास 80 रुपए रह गए, तो 20 रुपए कहां गए? आप बोलेंगे एक स्टूडेंट को आपने दे दिए। गॉट माई पॉइंट? तो न्यूक्लियस के पास एनर्जी थी वो कम हो गई, आप बोलेंगे कहां गई एनर्जी? तो हम बोलेंगे वो गैमा की फॉर्म में रेडिएट हो गई ना, निकल गई ना। तो बोलेंगे एनर्जी कंजर्व है। पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी को आप देख लें तो वो बराबर हैं, कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आई। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने एक स्टूडेंट को 20 रुपए दिए और मेरे पास 150 रुपए। अब इसको एक्सप्लेन करें, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चले बताएं मुझे। मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने एक को 20 रुपए दे दिए और मेरे पास कितने हो गए? 150, 150 रुपए हो गए। नाउ हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? फिर आप बोलेंगे सर आप वो जादूगर हैं और जादूगरी दिखाते हैं ना स्टेज के ऊपर, इधर आपने 20 रुपए दिए, इधर आपके पास एक 50 रुपए का नोट और निकल, भाई यही हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है? सो देयर इज नो मैजिक इन द फिजिक्स, इन साइंस। एक्सटर्नल एनर्जीज भी हैं, तो अगर मेरी एनर्जी 100 थी और 150 हो गई तो कहीं से आई होगी एनर्जी, है ना? तो जहां से आई होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? उसकी एनर्जी बढ़ेगी, कम होगी? अच्छा अब आप मुझे कैसे बता रहे हैं? ये इल्हाम हो रहा है आप लोगों को कि कम होगी? ये कैसे बता रहे हो भाई? कंजर्वेशन का लॉ तुम्हारी खोपड़ी में फिट है ना। 10 रोटियां लेकर आए, 2 रोटियां खा गए, कितनी बचेंगी? 8। अब आप बोले नहीं, 10 रोटियां लेकर आए, 2 रोटियां खा गए, 15 रोटियां हो गई। अब बताओ कैसे मैं एक्सप्लेन करूं इसको? किसको समझाऊं? किसी भी पढ़े लिखे अक्लमंद की समझ में आ सकती है बात? नहीं आ सकती है उसकी बात समझ में बात। वो कहेगा कैसे हो रहा है? बोलेगा कोई मैजिक चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक? अच्छा इस वक्त मैं यहां मेरे जहन में एक बात आई है तो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं उन लॉज की जिसको हम कहते हैं फिजिकल लॉज। कौन से लॉज? फिजिकल लॉज, जो कि हमारी इस दुनिया में, हमारी इस यूनिवर्स में लग रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे वो बात नहीं कर रहा कि आप चूंकि माशाल्लाह बड़े मजहबी किस्म के लोग इस क्लास में मौजूद हैं कि किसी के जहन में ये बात आ जाए कि जी हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की जो है ना वो फलानी एक क्या कहते हैं मुआजिज़े को पढ़ा था जी, कि वो कुछ खजूरें थी, उन खजूरों पे चादर डाल दी गई और कहा कि बस इसमें से आप निकालते चले जाएं, तो सब ने खा ली और वो फिर भी वैसी की वैसी थी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। मुझे नहीं मालूम है किस कौन सा लॉ है, क्या है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। राइट? मैं बात कर रहा हूं आपसे फिजिक्स की, फिजिकल लॉज की। प्लीज, मौजज़ात में क्या हो रहा है वो इट इज बियॉन्ड माई स्कोप, बियॉन्ड माई लेवल ऑफ नॉलेज। राइट? ये बात समझ में आ गई? तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं इस वक्त। जो हम चल रहा है हमारे दुनिया में, एक बंदा काम करता है उसको पैसे मिलते हैं। गॉट माई पॉइंट? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कंजर्वेशन से हमारा मतलब क्या है। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक गन है जिसको मैं फायर कर रहा हूं। 2 मिनट दीजिएगा। है, मैं एक गन को फायर कर रहा हूं तो उस गन के अंदर क्या है? बुलेट। जब मैं गन को फायर करता हूं झटका लगता है, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉइल। रिकॉइल। और बुलेट आगे चली जाती है। अब वो जो गन है मेरे पास, उसको आप समझ लें वो है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। जब मैंने उसको फायर किया तो उसमें से क्या निकला? अल्फा पार्टिकल। सपोज तो वो जो न्यूक्लियस है जिसको मैं गन कह रहा हूं वो क्या होगा? पीछे झटका लेगा। तो जब भी अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो न्यूक्लियस क्या होगा? रिकॉइल होगा। क्या होगा? रिकॉइल होगा। अगर मेरे पास गन जो है वो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है, मैं इसको फायर कर रहा हूं, उसमें से बीटा पार्टिकल निकला तो न्यूक्लियस क्या होगा? रिकॉइल होगा। सो देयर इज ए रिकॉइल ऑफ द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हम लोगों ने लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर किया है। ये मेरी बात समझ रहे हो? ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। सो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ये आया है कि जब न्यूक्लियस में कोई चीज निकलेगी तो न्यूक्लियस रिकॉइल करे, न्यूक्लियस जो है वो रिकॉइल करेगा। ओके, नाउ इट इज क्लियर। देखिए ये हमने हमारी किताब में एग्जाम्पल लिखी है, इसको समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास थोरियम 227 है जो कि रेडियम 223 और प्लस ये हमारे पास कौन है? अल्फा पार्टिकल।
इसमें ये हमारे पास पूरी इक्वेशन है जिसमें थोरियम किस में कन्वर्ट हुआ, रेडियम में। दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियाई, दिस इज द डॉटर न्यूक्लियाई, और ये कौन है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल। हमने कोई डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे मिसाल के तौर पे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर की। एटॉमिक मास सेम रहना चाहिए। तो देखिए इक्वेशन की इस तरफ एटॉमिक मास है, ऊपर एटॉमिक मास होता है ना कितना है, 2 to 7। तो जरा यहाँ पे 2 to 3 सॉरी 2 to 3 और 4 को प्लस करो, एग्जैक्टली ये नहीं बन रहा। तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन नंबर यानी एटॉमिक मास जो पहले था वही बाद में है। इसी तरीके से ये एटॉमिक नंबर होता है Z। तो ये एटॉमिक नंबर 90 है, तो यहाँ 88 और 2 को प्लस करो तो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर के एटॉमिक नंबर सेम रहता है। समझ में आ रही बात की। अच्छा, फिर हमने कहा कि जी अब हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। ये जो हमारे पास थोरियम है इसका ये जो U मैंने लिखा हुआ ना, ये U होता है एटॉमिक मास यूनिट। जिस तरह मास मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम के अंदर, इसी तरह एक यूनिट है न्यूक्लियर लेवल के ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, U, और जो पूरा नाम है उसका वो है एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ये कार्बन 12 है ना जो हमारे पास आइसोटोप है, उसका 112 होता है, उसका 112 होता है। मतलब ये कहना चाहिए कि जो इसमें न्यूक्लियॉन है, जो इसमें न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है, उसके एक पार्टिकल का मास 1 किलो। ओके, सो बहरहाल ये जो थोरियम है हमारे पास, इसका जो मास है वो है 2 to 7.027 U। रेडियम का हमारे पास 2 to 3.018 U, और जो हीलियम है इसका जो मास है हमारे पास वो 4.002 U। ये मैसेज है। तो हमने कहा जनाब अली अभी देख लेते हैं। एक्चुअली मैस और एनर्जी अब एक ही चीज के दो नाम है, चैप्टर 17 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये जो Ra और ये जो अल्फा पार्टिकल है, इन दोनों के मैस को अगर मैं प्लस कर लूं, राइट, यानी इक्वेशन के इस तरफ मेरे पास है 227.027, और मैं यहां पर जो मेरे पास है वो कितना है, वो है 223.018 और प्लस 4.002। ये बात समझ में आ रही है। तो ये मैंने इक्वेशन के इस तरफ इन दोनों के मैसेज को प्लस कर लिया, और इक्वेशन के उस तरफ का जो मैस है वो मैंने लिख दिया, और मैं इनको क्या कर लूं, माइनस कर लूं, तो मुझे फर्क पता चल जाएगा कि उधर मैस में और इधर मैस में क्या फर्क आया है। तो मैं जरा इसको देख लेता हूं। तो ये जब हम कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लें और इसमें से माइनस कर लें, तो मैं डायरेक्टली बुक से वैल्यू लिख लेता हूं। तो ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, ये आंसर की वैल्यू हमारे पास आ रही है जनाब अली 0.007, और यूनिट क्या हमारे पास U। ये मैस आ रहा है। हम किसी भी मैस को आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, एनर्जी में, तो ये एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा, जो भी मैस U में दिया हुआ है उसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 931.5 से। तो ये जवाब किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में कन्वर्ट होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आसानी से समझ में आ रही है बात की। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है, ये आती है 6.517 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास एनर्जी आ गई, और ये वो एनर्जी है जो कि एनर्जी हम कहेंगे कि ये जो डिके प्रोडक्ट है, यानी थोरियम टूटा इन दो के अंदर, तो ये दोनों क्या है, डिके प्रोडक्ट। यानी प्रोडक्ट का मतलब जो हासिल होता है हमें, प्रोडक्ट का मतलब जो हासिल हो रहा है हमें, तो डिके के नतीजे में जो हासिल हो रहे हैं वो ये दोनों हैं। ओके, तो इन दोनों की एनर्जी होगी। अब जो अल्फा है उसकी जो एनर्जी है वो हमें दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है, इतनी है। तो अगर मैं इनको माइनस कर लूं, यानी ये देखिए काइनेटिक एनर्जी अल्फा की 6.04 है और ये उससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो अगर मैं डिफरेंस इन एनर्जी करता हूं तो मैं 6.517 में से माइनस कर रहा हूं 6.04 को, यानी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी इन दोनों प्रोडक्ट की है। इनमें से किसकी एनर्जी को निकाल रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल को निकाल रहा हूं, वो मैंने माइनस कर दी। तो मेरे पास जो एनर्जी बची वो एनर्जी हमारे पास है 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी किसकी होगी, ये एनर्जी होगी किसकी, रेडियम की, राइट। ये एनर्जी किसकी होगी, रेडियम की होगी मेरे पास, क्योंकि इन दोनों की यानी डिके प्रोडक्ट ऑफ द डिके प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कितनी है, इतनी। उनमें से अल्फा की एनर्जी कितनी है, इतनी। तो ये निकाल दी मैंने, माइनस कर दी, ये एनर्जी आ गई। सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द रेडियम। तो एनर्जी, ये रेडियम की कौन सी एनर्जी है भाई, ये रेडियम की जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं दिस एनर्जी कंट्रीब्यूट्स इन द रिकॉइल ऑफ द न्यूक्लियस।
ये न्यूक्लियस के रिकॉइल में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम कंजर्वेशन लॉस को, यानी ये जो एनर्जी है वो इन दो के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक न्यूक्लियर में रिएक्शन लिखा एंड वी हैव प्रूव्ड कि दिस न्यूक्लियर रिएक्शन ओबेज ऑल द कंजर्वेशन लॉस, जितने भी कंजर्वेशन लॉस है उनको क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। ओके अच्छा भाई, अब याद रखिएगा यहां पर एक चीज हम और आपको बता दें कि कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो क्या रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। उस एनर्जी को हम कहते हैं क्यू वैल्यू। क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। अगर तो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब हमें दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं, कौन सा रिएक्शन है वो, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है इसकी जो क्यू वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। याद रहेगी ये बात। अगर कोई जिस तरीके से थोरियम रेडियम में टूटा और इस दोनों से एनर्जी हमें दे दी, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जो क्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर फर्ज करोगे ये इनमें ब्रेक नहीं हो रहा, हमें एनर्जी देनी पड़ी ब्रेक करने के लिए, तो रिएक्शन कौन सा होता है, एंडोथर्मिक। वो रिएक्शन जो एनर्जी लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास कहलाता है क्या, एंडोथर्मिक। तो जो एंडोथर्मिक है उसमें जो क्यू वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव। मैं मुतमईन हूं ये बात आपकी समझ में आ रही है। क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब समझ में आया। क्यू वैल्यू पॉजिटिव का मतलब यह है कि एनर्जी मुझे मिल रही है, और क्यू वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि एनर्जी मैं दे रहा हूं रिएक्शन को करवाने के लिए। सो इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक। और इसके न्यूमेरिकल भी हैं, बट फॉर दिस ईयर 2021 आपको पता है कि इसके न्यूमेरिकल रिड्यूस में नहीं है। ओके लेकिन बाकी सालों के लिए जो इसके बाद लोग आएंगे इंशाल्लाह, जो ये वीडियो देखेंगे, तो ये क्यू वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास के न्यूमेरिकल्स मौजूद है। दैट्स इट।